सुबह का समय था। घर के भीतर से चूल्हे पर रोटी की महक उठ रही थी। अनामिका जी हर रोज की तरह आज भी पहली रोटी थाली में अलग रख रही थी। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनके हाथों में आज भी वही सधी हुई गति थी। रोटी को घी से हल्का चुपड़कर उन्होंने केले के पत्ते पर रखा और दरवाजे की ओर बढ़ चली। बरामदे में खड़ी गाय जैसे रोज इंतजार करती हो, गर्दन उठाकर उनकी ओर देखने लगी। अनामिका जी ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। आंखों में अजीब सी शांति थी। तभी पीछे से एक मासूम आवाज आई, दादी, आप रोज गाय को एक रोटी क्यों देती हो? ये सवाल था उनकी पोती कनिका का, जो 12 साल की चंचल पढ़ी लिखी शहर की हवा में पली थी। छुट्टियों में माँ बाप के साथ गांव आई थी और दादी के हर काम को जिज्ञासा से देख रही थी। अनामिका जी ने गाय को रोटी दी, फिर धीरे से मुस्कुराई। ये रोटी सिर्फ गाय के पेट के लिए नहीं होती बिटिया, ये उस भरोसे के लिए होती है जो इंसान को इंसान बनाए रखता है। कनिका और भी पास आ गई। पर स्कूल में तो हमें बताया जाता है कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है। ये सुनकर अनामिका जी की मुस्कान क्षण भर को कांप गई। उनकी आंखों के सामने जैसे वर्षों पुरानी परतें खुलने लगी। उन्होंने आकाश की ओर देखा, फिर घर के भीतर उस दीवार की ओर जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उनके पति शेखर जी की। बिटिया, कुछ विश्वास किताबों में नहीं, जीवन सिखाता है और कुछ खोकर समझ आते हैं। कनिका चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि दादी की ये रोज की रोटी किसी बहुत गहरे रहस्य से जुड़ी है। अनामिका जी का ये घर कभी बहुत भरा पूरा हुआ करता था। उनके पति गांव के सबसे ईमानदार किसान माने जाते थे, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। 20 साल पहले की बात थी। उस साल सूखा पड़ा था, खेतों में दरारें थी और दिलों में डर था। कई किसानों ने अपनी गाय बेच दी थी। शेखर जी पर भी दबाव था। एक साहूकार ने उनसे कहा था, गाय रखकर क्या करोगे? पेट भरने को अनाज नहीं और तुम जानवर पाल रहे हो। उस रात अनामिका जी ने देखा था, शेखर जी चुपचाप आंगन में बैठे थे। सामने वही गाय बंधी थी जिसकी आंखों में बस एक अजीब सी नमी थी। इसे बेच देते हैं, शेखर जी ने कहा था। बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी नहीं तो। अनामिका जी कुछ नहीं बोली थी, बस रसोई से एक रोटी लाई थी, गाय के आगे रख दी थी और कहा था, जब तक इस घर में एक रोटी बनेगी, इसका पहला हक इसका होगा। उस रात शेखर जी ने गाय नहीं बेची। वर्तमान में लौटते हुए अनामिका जी ने कनिका का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है कनिका, इस रोटी ने हमारे परिवार को कितनी बार बचाया है। कैसे दादी? कनिका की आवाज अब धीमी थी। अनामिका जी कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखों में नमी उतर आई। हर बार जब लगा कि सब खत्म हो गया, तब किसी न किसी रूप में मदद आ गई। कभी किसी अनजान ने उधार दे दिया, कभी फसल बच गई और कभी बीमारी टल गई। दादी, आपको लगता है ये सब गाय को रोटी देने से हुआ है? कनिका ने संदेह से पूछा। अनामिका जी ने गहरी नजर से उसे देखा। मुझे लगता है इंसान जब निस्वार्थ होकर किसी निर्बल को देता है, तब ईश्वर किसी और हाथ से उसे लौटा देता है। कनिका सोच में पड़ गई। उसी समय घर के अंदर से उसकी माँ स्मिता की आवाज आई, अम्मा, ये सब पुरानी बातें बच्ची के दिमाग में मत भरो। अनामिका जी चुप हो गई, लेकिन उनकी चुप्पी में कोई हार नहीं थी, बल्कि आने वाले तूफान की आहट थी। कनिका को नहीं पता था कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुन रही, वो एक ऐसे रहस्य के दरवाजे पर खड़ी है जहां आस्था, अपराध बोध, बलिदान और एक भयानक सच्चाई उसका इंतजार कर रही है। स्मिता की आवाज के बाद आंगन में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। कनिका दादी का हाथ थामे खड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान अब रोटी या गाय पर नहीं था, बल्कि दादी की आंखों में तैरते उस दर्द पर था जो शब्दों में बाहर नहीं आ सका था। अनामिका जी ने बिना कुछ कहे गाय की रस्सी ठीक की और धीरे धीरे भीतर आ गई। उस रात अनामिका जी देर तक सो नहीं सकी। चारपाई पर लेटी हुई वे छत की ओर देखती रहीं। कनिका पास में ही सो रही थी, लेकिन उसकी नींद भी उचट उचट कर टूट रही थी। आधी रात को उसने देखा, दादी चुपचाप उठी
और संदूक से एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ बंडल निकाला। उसे सीने से लगाकर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बिना आवाज के बह रहे थे। दादी, कनिका ने धीमे से पुकारा। अनामिका जी चौंक गई। कुछ पल वे कनिका को देखती रहीं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, तू बड़ी हो गई है बिटिया, शायद अब सच जानने का समय आ गया है। कनिका उठकर उनके पास बैठ गई। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, जैसे अतीत खुद दस्तक दे रहा हो। जिस रात ने इस घर की हंसी छीन ली थी, सूखे का तीसरा महीना चल रहा था। साहूकार भैरवनाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो सिर्फ पैसे नहीं चाहता था, वो शेखर जी की जमीन और उनकी इज्जत दोनों पर नजर गड़ाए बैठा था। उस शाम वो अपने 2 आदमियों के साथ घर आया। अब बहुत हो गया शेखर, उसने कड़वी हंसी के साथ कहा था। या तो गाय बेचो या जमीन मेरे नाम करो। शेखर जी शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। गाय नहीं बिकेगी, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा था। ये मेरे बच्चों की तरह है। भैरवनाथ बोला, तो फिर भुगतने को तैयार रहो। उसके जाते ही घर में डर फैल गया था। शेखर जी देर रात तक आंगन में टहलते रहे। बार बार गाय के पास जाकर उसे सहलाते, जैसे उससे कुछ कह रहे हों। रात के तीसरे पहर अचानक बाहर शोर हुआ। अनामिका जी हड़बड़ा कर उठी। दरवाजा खुला था, आंगन में कोई नहीं था। ना शेखर जी, ना गाय। उनका दिल जैसे छाती से बाहर आ गया। वे दौड़ती हुई बाहर निकली। गांव के पुराने कुएं के पास भीड़ जमा थी। मसालों की रोशनी में जो दृश्य दिखा, उसने अनामिका जी की आत्मा को झकझोर दिया। शेखर जी जमीन पर पड़े थे, बेहोश लहूलुहान, और पास ही वही गाय जिसकी रस्सी कटी हुई थी। खुरों पर खून लगा था। लोग फुसफुसा रहे थे, गाय ने ही मारा होगा, जानवर है क्या भरोसा। अनामिका जी चीख पड़ी थी। वे शेखर जी के पास गिर पड़ी। उनके शरीर में हल्की सी सांस बाकी थी। इसे अस्पताल ले चलो, किसी ने कहा, लेकिन भैरवनाथ की आवाज भीड़ में गूंजी। अब क्या फायदा, जिसने पाला उसी को मारा। उस एक वाक्य ने सच को दबा दिया। शेखर जी की मौत अगले दिन हो गई थी। पोस्टमार्टम नहीं हुआ और कोई केस नहीं बना। गांव ने फैसला सुना दिया, गाय को कसाई के हवाले कर दिया जाए। उस दिन अनामिका जी ने पहली बार ईश्वर से सवाल किया था, अगर ये निर्दोष है तो इसे बचा लो, और शायद ईश्वर ने सुना। अनामिका जी ने कनिका की ओर देखा। उनकी आवाज कांप रही थी। बिटिया, उस रात जो हुआ वो वैसा नहीं था जैसा सबने समझा। कनिका की आंखें फैल गई। फिर क्या हुआ था दादी? अनामिका जी ने संदूक से वो पुराना कपड़ा खोला। अंदर एक फटी हुई डायरी थी, शेखर जी की। ये उन्होंने उस रात लिखी थी, मरने से कुछ घंटे पहले। कनिका ने कांपते हाथों से डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो दोष गाय का नहीं होगा। भैरवनाथ और उसके आदमी कुएं के पास थे। गाय ने मुझे नहीं मारा, गाय ने तो मुझे बचाने की कोशिश की। कनिका का शरीर सिहर उठा। तो दादी, फिर सच बाहर क्यों नहीं आया? अनामिका जी की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि सच बताने वाला मर चुका था और सच सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कनिका को पहली बार समझ आया, दादी की रोज की रोटी सिर्फ पुण्य नहीं थी, वो प्रायश्चित थी। एक मूक गवाह के लिए जिसे कभी न्याय नहीं मिला। और उसी पल बाहर आंगन में गाय की धीमी सी रंबाने की आवाज गूंजी, जैसे अतीत फिर से जीवित हो उठा हो। डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ते पढ़ते कनिका की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे लग रहा था जैसे वो किसी कहानी में नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के किसी दबे हुए पाप और अधूरे न्याय के बीच बैठी हो। अनामिका जी ने धीरे से डायरी वापस ली और उसे फिर उसी कपड़े में लपेटकर संदूक में रख दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उन्होंने वर्षों बाद कोई बोझ किसी के साथ बांटा हो। अनामिका जी ने गहरी सांस लेकर आगे कहना शुरू किया, मैंने समझ लिया था कि अगर मैं चुप रही तो ये चुप्पी सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरे घर को खा जाएगी। लेकिन सच बोलने की ताकत भी हर किसी के पास नहीं होती बिटिया। उनकी आंखों में वही रात तैरने लगी, गांव की पंचायत, लोगों की बेरुखी और भैरवनाथ की ठंडी मुस्कान, जिसमें जीत का घमंड साफ झलक रहा था। शेखर जी की मौत के अगले ही दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने पंचायत बिठाई थी।
बिना किसी जांच, बिना किसी सवाल के ये तय कर लिया गया कि गाय पगला गई थी और उसी ने हमला किया। अनामिका जी चीखती रही, रोती रही, लेकिन उनकी आवाज़ उस भीड़ में कहीं दब गई। सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब पंचायत ने गाय को कसाई के हवाले करने का फैसला सुनाया। वही गाय जिसने वर्षों तक उनके आंगन को अपने दूध से पवित्र रखा था, उसी पर हत्या का ठप्पा लगा दिया गया। उस शाम अनामिका जी ने कोई विरोध नहीं किया। वे चुपचाप घर लौटी। लोगों को लगा वो टूट चुकी है, लेकिन उस चुप्पी के भीतर एक तूफान चल रहा था। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अनामिका जी उठी और दीपक जलाया। गाय के गले में माला डाली और उसके माथे से सिर लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, उन्होंने पहली बार अपने भीतर की ताकत को आवाज दी। अगर इंसान अन्यायी हो जाए तो धर्म को खुद रास्ता बनाना पड़ता है। उसी रात उन्होंने अपने छोटे बेटे राघव को जगाया। तब वो 16 साल का था, डरा हुआ, सहमा हुआ, लेकिन माँ की आंखों में कुछ ऐसा था कि उसने बिना सवाल किए साथ चलने का फैसला कर लिया। दोनों ने मिलकर गाय को खोल लिया। गांव की कच्ची पगडंडियों से होते हुए जंगल की ओर निकल पड़े। हर आहट पर अनामिका जी का दिल कांप उठता था। उन्हें डर था अगर पकड़े गए तो सिर्फ गाय ही नहीं, उनका बेटा भी इस दुश्मनी का शिकार बन जाएगा। जंगल के किनारे एक पुराना गौशाला था, वही उन्होंने गाय को छोड़ दिया। जाते समय अनामिका जी ने अपनी चूड़ियां उतार कर गौशाला के पुजारी के हाथ में रख दी और कहा, जब तक मैं जिंदा हूं इसकी पहली रोटी मेरी होगी। उस पल उन्होंने महसूस किया था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ रखकर कह रही हो, धैर्य रखो, लेकिन हर त्याग की कीमत होती है। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। गाय गायब थी। पंचायत भड़क उठी। भैरवनाथ आग बबूला था। सबकी नजरें अनामिका जी पर थी। उन पर आरोप लगाए गए, झूठ, चोरी, परंपरा तोड़ने के। उन्हें सामाजिक बहिष्कार तक झेलना पड़ा। कोई उनके घर दूध लेने नहीं आता, कोई हाल चाल नहीं पूछता। बच्चे स्कूल में ताने सुनते। उस समय अनामिका जी ने पहली बार समझा, सच को बचाना झूठ से लड़ने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। कनिका ये सब सुनकर सन्न रह गई थी। दादी, आपने इतना सब अकेले कैसे सहा? उसकी आवाज भर्रा गई। अनामिका जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, क्योंकि अगर मैं टूट जाती तो तुम्हारे दादाजी की आत्मा सच में हार जाती, और उस गाय की आंखों में जो भरोसा मैंने देखा था उसे मैं कैसे तोड़ देती। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें गर्व भी था। एक ऐसा गर्व जो चुपचाप सहने से जन्म लेता है। बाहर आंगन में वही गाय अब भी खड़ी थी, सालों बाद भी उसी घर की ओर देखती हुई। कनिका को लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा है। वो समझने लगी थी कि दादी की रोज की रोटी सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक वचन है, सच के साथ, करुणा के साथ, और उस धर्म के साथ जो शब्दों से नहीं कर्म से जीवित रहता है। भैरवनाथ अब भी जिंदा था। अनामिका जी ने जब आंगन में गाय को रोटी दी तो उनके हाथ एक पल के लिए रुक गए। गाय ने रोटी सूंघी, फिर आकाश की ओर मुंह उठाकर एक लंबी रंबाहट भरी, ऐसी आवाज जैसी उसने वर्षों पहले उस भयावह रात में निकाली थी। अनामिका जी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें महसूस हो गया कुछ है जो फिर से दरवाजा खटखटा रहा है। दोपहर तक गांव में खबर फैल चुकी थी, भैरवनाथ लौट आया है। शहर में वर्षों रहने के बाद वो फिर से गांव की जमीनों पर दावा जताने आया था। उसका नाम सुनते ही अनामिका जी के भीतर सोया हुआ डर जाग उठा। वही चेहरा, वही कठोर आंखें, वही सत्ता का नशा। कनिका ने दादी को पहली बार इतना असहज देखा। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था, जैसे कोई भूली हुई बीमारी अचानक फिर लौट आई हो। भैरवनाथ की पहली ही चाल ने पूरे गांव को हिला दिया। उसने पंचायत बुलवाई और पुराने कागजात दिखाकर कई किसानों की जमीन पर दावा ठोक दिया। लोग घबरा गए। वही डर, वही मजबूरी जैसे 20 साल पहले थी, लेकिन इस बार एक फर्क था। कनिका सब देख रही थी, सब समझ रही थी। उसे दादी की आंखों में वो पुराना दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन साथ ही एक शांत आग भी जो अब बुझने वाली नहीं थी। शाम को भैरवनाथ खुद अनामिका जी के दरवाजे पर आया, लाठी टेकता हुआ, मगर चाल में वही घमंड था।
आंगन में बंधी गाय को देखकर उसके होंठों पर व्यंग भरी मुस्कान फैल गई। अभी तक जिंदा है, उसने ताना मारा। किस्मत सच में बड़ी जिद्दी होती है। अनामिका जी ने उसकी ओर देखा बिना किसी भय के। उन्होंने शांत स्वर में कहा, किस्मत नहीं, ईश्वर की मर्जी होती है। भैरवनाथ हंसा। ईश्वर अगर ईश्वर होता तो शेखर आज जिंदा होता। उसके शब्द जहर की तरह थे। कनिका से ये सहा नहीं गया। वो पहली बार आगे बढ़ी। दादी से ऐसे बात मत कीजिए, उसने दृढ़ आवाज में कहा। भैरवनाथ चौंका। एक पल को उसकी नज़र कनिका पर टिकी रही, फिर वो बोला, अच्छा, नई पीढ़ी आ गई है, इन्हें तो सच्चाई का मतलब भी नहीं पता। अनामिका जी ने तुरंत कनिका का हाथ पकड़ लिया। सच्चाई का मतलब वही जानता है जो उसे दबाने की ताकत भी रखता हो। उनके शब्द सीधे भैरवनाथ के सीने में जा लगे। भैरवनाथ का चेहरा सख्त हो गया। जाते जाते वो फुसफुसाया, पुरानी कब्रें मत खोदो अनामिका, वरना फिर किसी की चिता सजेगी। उस धमकी ने पूरे घर को जकड़ लिया। उस रात कनिका सो नहीं सकी। उसे लगा जैसे दीवारें भी उस बातचीत को याद कर रही हों। आधी रात को उसने दादी को आंगन में दीपक जलाते देखा। गाय पास खड़ी थी। अनामिका जी उसके कान में कुछ कह रही थी, शायद प्रार्थना या शायद चेतावनी। कनिका पहली बार समझ रही थी कि ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि साहस का अभ्यास है। अगले दिन एक और झटका लगा। गांव के एक बुजुर्ग जो उस रात कुएं के पास मौजूद थे, अचानक बीमार पड़ गए। मरने से पहले उन्होंने राघव को बुलाया और कांपती आवाज में कहा, जो हुआ था वो दुर्घटना नहीं थी। इतना कहकर उनकी सांस टूट गई। ये खबर आग की तरह फैल गई। अनामिका जी को लगा जिस सच को उन्होंने वर्षों तक दबा कर रखा, वो अब खुद बाहर आना चाहता है, लेकिन हर सच अपने साथ खतरा भी लाता है। भैरवनाथ अब और क्रूर हो सकता था। परिवार फिर खतरे में था। कनिका ने पहली बार ठान लिया, अब ये कहानी सिर्फ दादी की नहीं रहेगी। वो इस अन्याय को फिर से दफन नहीं होने देगी। और दूर कहीं गौशाला में वो गाय जिसकी चुप्पी ने सब कुछ देखा था, वो फिर से बेचैन होने लगी। भैरवनाथ की धमकी के बाद घर के भीतर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहाँ सिर्फ डर नहीं था बल्कि एक दबी हुई बेचैनी थी, जैसे वर्षों से बंद कोई दरवाजा अचानक चरमराने लगा हो। अनामिका जी शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कनिका देख सकती थी कि दादी हर छोटी आवाज पर चौकन्नी हो जाती थी। गाय की रोटी देते समय भी उनकी आंखें बार बार गीली हो जाती। कनिका के भीतर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। अब वो सिर्फ सुनने वाली नहीं रहना चाहती थी, वो सच के लिए खड़ी होना चाहती थी। उस शाम कनिका ने दादी के सामने अपनी बात रखी। उसने कहा कि शहर में उसके पिता का एक मित्र पत्रकार है जो ऐसे मामलों को उजागर करता है। अगर हम सबूत जुटा ले तो कोई भैरवनाथ हमें चुप नहीं करा सकता। अनामिका जी ने पहली बार उसे हैरानी से देखा। राघव इस बातचीत को चुपचाप सुन रहा था। बरसों से वो भी उस रात की स्मृतियों के बोझ तले दबा हुआ था। उसने भारी मन से कहा, माँ, अगर अब भी हम चुप रहे तो ये बोझ अगली पीढ़ी तक चला जाएगा। ये सुनकर अनामिका जी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद अब अकेले लड़ने का समय खत्म हो चुका है। जिस बुजुर्ग ने मरने से पहले आधा सच कहा था, उसकी बहू ने चुपके से राघव को बुलाया। डरते डरते उसने बताया कि उस रात उसके ससुर ने घर आकर कहा था, भैरवनाथ के आदमियों ने शेखर जी को कुएं के पास धक्का दिया था और जब गाय ने शोर मचाया तो उसे ही दोषी ठहरा दिया गया। ये पहली बार था जब किसी गवाह ने मुंह खोला था। राघव ने वो बात अनामिका जी और कनिका को बताई। अनामिका जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कमजोरी नहीं थी, उनमें साहस था। तो भगवान ने अब गवाह भेज दिया। लेकिन उसी समय भैरवनाथ ने अपनी अगली चाल चल दी। गांव में ये अफवाह फैला दी गई कि अनामिका जी पुराने मामले को उठाकर गांव की बदनामी करना चाहती हैं। अनामिका जी को पंचायत में बुलाने की बात होने लगी। इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा था। उस रात कनिका ने पहली बार गाय के पास बैठकर उसे सहलाया। अगर तुम उस रात सच की गवाह थी तो अब हमें हिम्मत देना। वो समझने लगी थी कि आस्था का मतलब आंख बंद करना नहीं होता।
आस्था का मतलब होता है सच के लिए डटे रहना। अगली सुबह राघव ने शहर जाने का फैसला किया, शेखर जी की डायरी और जो भी सबूत मिल सकते थे उन्हें लेकर। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। अनामिका जी ने जाते समय उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, सच की राह कठिन होती है बेटा, लेकिन यही असली धर्म है। कनिका खिड़की से बाहर देख रही थी और दूर कहीं गौशाला में वो गाय शांत खड़ी थी, जैसे जानती हो कि अब उसका मौन जल्दी टूटने वाला है। गांव की पंचायत उस दिन किसी त्योहार की तरह नहीं, बल्कि किसी फैसले की अदालत जैसी लग रही थी। अनामिका जी सफेद साड़ी में थी, सिर ढका हुआ, लेकिन चाल में कोई झुकाव नहीं था। उनके पीछे कनिका और राघव खड़े थे। कनिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो उसने दादी से सीखी थी। पंचायत की शुरुआत भैरवनाथ ने ही की। वो लाठी टेकता हुआ आगे आया, आवाज में वही पुराना जहर घुला हुआ। उसने अनामिका जी पर आरोप लगाए, गांव की शांति भंग करने के, पुरानी बातों को उछालने के और नई पीढ़ी को भटकाने के। उसकी बातों पर कुछ लोग सिर हिलाने लगे। अब डर भी लोगों की नसों में बह रहा था। कनिका को यह देखकर भीतर से झटका लगा। इतने साल बाद भी सच के सामने झूठ की ताकत इतनी भारी थी। जब अनामिका जी को बोलने का अवसर मिला तो चौपाल में सन्नाटा छा गया। शेखर जी की डायरी का जिक्र किया, उस आखिरी सच का जो आज तक दबा हुआ था। भैरवनाथ का चेहरा एक पल के लिए तमतमा उठा। उसने कहा, मरे हुए आदमी की बातें हवा होती है। उस वाक्य ने कनिका के भीतर आग भर दी। वो आगे बढ़ी, पहली बार पंचायत के बीच खड़ी होकर बोली, अगर सच हवा होता तो उससे डर क्यों लगता। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ये पहली बार था जब किसी ने खुलेआम भैरवनाथ को चुनौती दी थी। लेकिन भैरवनाथ यही नहीं रुका। उसने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने पंचायत के सामने प्रस्ताव रखा कि गाय को गांव से बाहर कर दिया जाए ताकि अशांति खत्म हो। वही प्रस्ताव जो 20 साल पहले रखा गया था। अनामिका जी का शरीर सिहर उठा। उन्हें लगा समय वापस घूम आया है। उसी पल एक अप्रत्याशित घटना घटी। गौशाला का वही बूढ़ा पुजारी जो वर्षों से चुप था, धीरे धीरे आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। उसने कहा कि उस रात भैरवनाथ के आदमी कुएं के पास आए थे और गाय ने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। वो पूरी बात तो नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर जानता था कि गाय दोषी नहीं थी। ये आधा सच भी भीड़ को हिला देने के लिए काफी था। भैरवनाथ ने गुस्से में पंचायत भंग करने की धमकी दी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। लोग पहली बार सवाल पूछने लगे थे। डर की दीवार में दरार पड़ चुकी थी। अनामिका जी ने गाय की ओर देखा। उनको लगा जैसे उसकी रोज की रोटी आज रंग ला रही है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि विश्वास का अभ्यास था जिसने उन्हें आज खड़ा रहने की ताकत दी। पंचायत बिना किसी अंतिम फैसले के समाप्त हुई, लेकिन ये साफ हो गया था कि मामला अब दबने वाला नहीं। भैरवनाथ जाते जाते राघव को घूरता हुआ बोला, जो कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये खुली धमकी थी। उस रात घर में दीपक देर तक जलता रहा। अनामिका जी गाय के पास बैठी। कनिका बोली, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी इस लड़ाई की कीमत चुकाने को तैयार है। और दूर शहर की ओर जाते रास्ते पर राघव के हाथ में वो डायरी थी, जिसमें एक परिवार का सच, एक गाय की गवाही और आने वाले तूफान की आहट कैद थी। राघव के शहर पहुंचते ही हालात ने अलग ही मोड़ ले लिया। उसने जिस पत्रकार से मिलने की योजना बनाई थी, वो अचानक किसी जरूरी काम के कारण शहर से बाहर बताया गया। ये संयोग बहुत अजीब था। राघव को पहली बार महसूस हुआ कि भैरवनाथ की पकड़ गांव की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। शेखर जी की डायरी अब सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं रही थी, वो किसी के लिए खतरा बन चुकी थी। शहर के एक लॉज में ठहरते हुए राघव ने डायरी को बार बार पढ़ा। हर शब्द में पिता की पीड़ा, उनका साहस और वो अधूरा न्याय झलक रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके पिता उससे कह रहे हों, अब पीछे मत हटना। लेकिन उसी रात उसे पहला झटका लगा। लॉज के बाहर दो अजनबी लोग देर तक खड़े रहे। उनके सवाल साधारण थे, लेकिन निगाहें बहुत कुछ जानती थी। राघव समझ गया,
उसे देखा जा रहा है। उधर गांव में कनिका बेचैन थी। उसे लगातार ये डर सता रहा था कि शहर में राघव अकेला है। दादी भले ही शांत दिखती थी, लेकिन कनिका जानती थी कि वो अंदर ही अंदर हर पल प्रार्थना कर रही है। 2 दिन बाद शहर से खबर आई, राघव दुर्घटना का शिकार हो गया है। बस इतना कहा गया कि वो फिसल कर घायल हो गया। ये सुनते ही अनामिका जी के हाथ से थाली गिर गई। वो समझ गई कि ये कोई साधारण हादसा नहीं था। भैरवनाथ अब खुलकर खेल रहा था। कनिका ने उसी क्षण एक फैसला किया जिसने पूरे परिवार की दिशा बदल दी। उसने अपनी माँ से बिना कुछ छिपाए सब कुछ कह दिया और जिद की कि वे तुरंत शहर चले। ये सिर्फ राघव को देखने की बात नहीं थी, ये डायरी और सच को बचाने की लड़ाई थी। अनामिका जी ने भारी मन से हामी भरी। शहर के अस्पताल में राघव अचेत पड़ा था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और शरीर पर चोटों के निशान थे। डॉक्टरों ने कहा जान खतरे से बाहर है, लेकिन बयान देने की हालत में नहीं। कनिका की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे पता चला कि डायरी गायब है। ये खबर बिजली की तरह गिरी। अब सब साफ हो चुका था। सच को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन किस्मत ने उसी दिन एक दरवाजा और खोला। उसी लॉज में काम करने वाले एक लड़के ने कनिका को बताया कि राघव पर हमला करने से पहले कुछ लोग कमरे में घुसे थे और कागजों की तलाशी कर रहे थे। उसने ये भी कहा कि एक कागज राघव ने हमले से पहले ही कहीं छुपा दिया था। ये सुनकर कनिका के भीतर उम्मीद की एक किरण जगी। रात को अस्पताल के बाहर बैठी अनामिका जी ने पहली बार कनिका से कहा, शायद अब मेरी रोज की रोटी तुम्हें समझ में आ रही होगी। कनिका ने दादी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे एहसास हुआ आस्था सिर्फ मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं होती। वो उस क्षण में जन्म लेती है जब इंसान डर के बावजूद सही के साथ खड़ा होता है। कहीं दूर गांव की गौशाला में वो गाय बेचैन होकर इधर उधर घूम रही थी, जैसे उसे आभास हो कि सच को दबाने की आखिरी कोशिश शुरू हो चुकी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही राघव की हालत में थोड़ा सुधार हुआ। उसकी आंखें खुली, होंठ हिले और बेहद कमजोर आवाज में उसने कनिका को अपने पास बुलाया। उस पल कनिका को लगा जैसे समय थम गया हो। राघव ने इशारे से बताया कि डायरी पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। हमले से ठीक पहले उसने उसमें से एक पन्ना निकालकर अपने जूते के भीतर छिपा दिया था। वही आखिरी पन्ना जिसमें कुएं के पास की सच्चाई लिखी थी और भैरवनाथ का नाम साफ साफ दर्ज था। डॉक्टरों की सख्त हिदायतों के बावजूद कनिका ने वही पन्ना अपने हाथ में लिया। उस एक पन्ने में 20 साल की चुप्पी, एक मौत का सच और एक गाय की निर्दोष गवाही समाई हुई थी। उसने शहर में ही एक वरिष्ठ वकील से संपर्क किया। उसने वो पन्ना पढ़ते ही कहा, यह सिर्फ भावना नहीं, कानूनी सबूत है। लेकिन वकील ने यह भी चेतावनी दी, भैरवनाथ जैसे लोग अंतिम समय तक अपनी ताकत झोंक देते हैं। अब पीछे हटने का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि और बड़ा खतरा होगा। इसी बीच गांव से खबर आई कि भैरवनाथ ने गौशाला की जमीन पर कब्जे की कोशिश शुरू कर दी है। उसका इरादा साफ था, गाय को हटाकर आखिरी गवाह को मिटा देना। ये सुनकर कनिका का खून खौल उठा। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि वो अकेले गांव लौटेगी और सबके सामने खड़ी होगी। अनामिका जी ने पहले मना किया, लेकिन कनिका की आंखों में जो आग थी उसे देखकर वे समझ गईं। अब ये लड़ाई नई पीढ़ी की भी है। गांव लौटते ही कनिका सीधे गौशाला पहुंची। वहां कुछ लोग डर के मारे चुप थे, कुछ भैरवनाथ के आदमी थे। कनिका ने सबके सामने वो कागज लहराया और कहा, ये सच है जिसे आपने वर्षों दबाया है। पहली बार किसी ने बिना डरे, बिना झुके भैरवनाथ को चुनौती दी। भीड़ में हलचल मच गई। वही गाय पास खड़ी थी, शांत स्थिर, जैसे जानती हो कि अब उसका मौन टूटने वाला है। उसी समय शहर से पुलिस और वकील भी पहुंच गए। मामला अब सिर्फ गांव का नहीं रहा था, मीडिया भी आ चुकी थी। भैरवनाथ की साजिश पहली बार उजाले में खड़ी थी। उसके चेहरे से रंग उड़ गया, डर का पलड़ा धीरे धीरे सच की ओर झुक रहा था। अनामिका जी ने गौशाला में गाय के सामने दीपक जलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू अब पीड़ा के नहीं, उम्मीद के थे। गांव की चौपाल उस दिन पहले जैसी नहीं लगी थी, जहां कभी डर और चुप्पी का राज हुआ करता था।
वहां अब कैमरों की रोशनी, पुलिस की मौजूदगी और सैकड़ों आंखों में उबलते सवाल थे। भैरवनाथ एक कोने में खड़ा था। अब भी उसकी आंखों में वही पुरानी चालाकी थी, जैसे वो आखिरी दांव खेलने की तैयारी में हो। अनामिका जी सामने बैठी थी, सीधी, शांत, वर्षों के दुख और धैर्य को अपने भीतर समेटे हुए। कार्यवाही शुरू हुई तो भैरवनाथ ने वही आखिरी कोशिश की जिसकी आशंका थी। उसने दावा किया कि शेखर जी की मौत एक दुर्घटना थी और गाय के व्यवहार से गांव में डर फैल गया था। उसने ये भी कहा कि डायरी का पन्ना झूठा है, बनाया गया है। उसके शब्दों में अब भी सत्ता की गंध थी, लेकिन भीड़ अब पहले जैसी नहीं थी। लोग सुन रहे थे पर आंख मूंद कर नहीं, अब वे देख भी रहे थे। वकील ने जब सबूत के तौर पर वो पन्ना पढ़कर सुनाया तो चौपाल में सन्नाटा छा गया। कुएं का जिक्र, धक्का दिए जाने की बात, भैरवनाथ के आदमियों के नाम, हर शब्द जैसे 20 साल की चुप्पी को चीरता हुआ निकल रहा था। इसके बाद गौशाला के पुजारी और उस बुजुर्ग की बहू को गवाह के रूप में बुलाया गया। उनके कांपते शब्दों ने सच को और गहरा कर दिया। अब ये सिर्फ एक परिवार का आरोप नहीं रहा था, ये सामूहिक अपराध बोध बन चुका था। भैरवनाथ को लगा अब अगर कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने अचानक एक और आरोप उछाल दिया गाय पर। उसने कहा कि गाय आक्रामक है और आज भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। ये उसकी आखिरी कोशिश थी डर पैदा करने की। तभी एक अनोखी घटना घटी। भीड़ में से एक छोटा बच्चा आगे आया, वही जिसने बरसों से उस गाय को गौशाला में दाना डाला था। उसने कहा, ये कभी किसी को नहीं मारती, ये तो रोती है। उस एक वाक्य ने माहौल बदल दिया। उसी क्षण गाय को चौपाल के पास लाया गया। वो शांत थी, आंखों में वही स्थिरता। जैसे ही उसे कुएं की ओर ले जाया गया जहां घटना हुई थी, वो रुक गई। उसके खुर कांपने लगे। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और जोर जोर से रंभाने लगी। ये दृश्य कैमरों में कैद हो गया। लोगों के मन में वर्षों से दबा डर अब एक सवाल में बदल गया, अगर ये दोषी होती तो इतनी बेचैनी क्यों? अनामिका जी ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, ये जानवर नहीं, गवाह है। उनकी आवाज में ना कोई क्रोध था ना घृणा, सिर्फ सत्य था। भैरवनाथ टूटने लगा, उसके शब्द लड़खड़ाने लगे। पुलिस ने जब उसे हिरासत में लेने की बात कही तो उसने आखिरी बार कनिका की ओर देखा। नफरत और हार का मिला जुला भाव। वर्षों की ताकत एक पल में ढह गई। चौपाल में खामोशी छा गई। ये खामोशी डर की नहीं, न्याय की थी। लेकिन अनामिका जी जानती थी ये अंत नहीं, बस एक पड़ाव है, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी थी। न्याय मिलने के बाद क्षमा और विश्वास की। चौपाल में उस दिन जो सन्नाटा पसरा था वो किसी हार या डर का नहीं, बल्कि बरसों बाद मिले न्याय की गूंज था। पुलिस भैरवनाथ को अपने साथ ले जा चुकी थी। कैमरे बंद हो रहे थे। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे थे, लेकिन अनामिका जी वहीं खड़ी रहीं। उनके सामने वही कुआं था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वे आंसू अब पीड़ा के नहीं थे। वे मुक्त होने के आंसू थे, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। कनिका उनके पास आकर खड़ी हो गई और पहली बार उसने दादी को इस तरह हल्का महसूस किया। कुछ ही दिनों में अदालत ने भैरवनाथ और उसके आदमियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वर्षों पुरानी फाइलें खुली, गवाह सामने आए और शेखर जी की मौत को हत्या माना गया। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था, ये उस पूरे गांव के लिए था जिसने डर के कारण चुप्पी ओढ़ ली थी। गौशाला को कानूनी सुरक्षा मिली और उस गाय को आक्रामक नहीं बल्कि संरक्षित घोषित किया गया। अनामिका जी ने जब ये खबर सुनी तो पहली बार उन्होंने ईश्वर के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, वो भी बिना किसी सवाल के। एक शाम कनिका ने देखा, दादी फिर उसी तरह रोटी बना रही थी। पहली रोटी हमेशा की तरह अलग रखी गई। कनिका ने इस बार कोई सवाल नहीं किया। वो खुद रोटी उठाकर गाय के पास ले गई। गाय ने उसकी ओर देखा। कनिका के भीतर कुछ गहराई से बदल गया। उसे समझ आ गया कि ये रोटी किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। उनके लिए जो बोल नहीं सकते पर सब कुछ महसूस करते हैं। अनामिका जी ने कनिका को पास बुलाया और धीरे से कहा, बिटिया, पुण्य का मतलब स्वर्ग का टिकट नहीं होता।
कनिका ने पहली बार महसूस किया कि आधुनिक सोच और परंपरा एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सच के दो रूप हैं। समय बीतता गया, गांव बदलने लगा। लोग अब गाय को सिर्फ पशु नहीं बल्कि करुणा का प्रतीक मानने लगे। अनामिका जी की उम्र भले ही बढ़ रही थी, लेकिन उनका चेहरा अब पहले से शांत था, जैसे वर्षों का बोझ उन्होंने किसी कुएं के पास छोड़ दिया हो। कभी कभी वे शेखर जी की तस्वीर के सामने बैठकर मुस्कुरा देती, बिना आंसू के। एक दिन कनिका शहर लौटने लगी। जाते समय उसने दादी से पूछा, दादी जब आप नहीं रहेंगी तब गाय को रोटी कौन देगा? अनामिका जी मुस्कुराई, तब रोटी कोई नहीं देगा बिटिया, तब ये विश्वास बांट दिया जाएगा। कनिका की आंखें नम हो गईं, गाड़ी चल पड़ी। गांव पीछे छूटता गया। आंगन में वो गाय खड़ी थी, शांत स्थिर, जैसे जानती हो कि उसका मौन व्यर्थ नहीं गया। और उसी आंगन में तुलसी के पास पहली रोटी की खुशबू हमेशा की तरह फैल रही थी, क्योंकि कुछ परंपराएं सवालों से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं, और कुछ विश्वास सिर्फ एक रोटी से पूरे जीवन को अर्थ दे देते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।